नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा लगातार आपको तारुफ करा रहा हूँ उन लोगों से जो इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जो लीडरशिप में भी रही, एक्सपीरियंस में भी रही और एक बहुत ही अनुभवी जिनको कहा जा सकता है, ऐसे एक एडवोकेट साहब मेरे साथ बैठे हैं, एडवोकेट राजेंद्र कुमार शर्मा जी। मैं इससे पहले कि इनको आपसे तारुफ कराऊं, शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं दोस्तों आपका थोड़ा सा आपको इनके बारे में ब्रीफ बता दूं। 1955 में इनका बर्थ हुआ हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में, और इन्होंने ग्रेजुएशन अपनी दिल्ली के हंसराज कॉलेज से की और लॉ इन्होंने सीसीएस यूनिवर्सिटी 1981 में किया। और इन्होंने अपनी जर्नी जो है एज एन एडवोकेट जो शुरू की और उसमें जो मुकाम हासिल किए वो मैं अभी तफसील से आपसे बात कराऊंगा। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि पॉलिटिकली भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन रहा बार में, वो 2008 से 2010 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 2010 से 2014 तक 2 बार कंटिन्यूस ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे और 2008 से 2010 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने बार की वर्किंग को देखा है, बहुत गहराई से उसको ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है, और मैं इनसे वो भी बातें करूंगा जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये अब जो एडवोकेसी कर रहे हैं ये अपने क्योंकि इनके रग में घुस गई है एडवोकेसी। हालांकि इनके बच्चे मना करते हैं क्योंकि इनके जो बेटे हैं वो आईएफएस हैं, और आजकल मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मोदी जी के साथ हैं। जितने फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, जहां भी मोदी जी बाहर जाते हैं तो वो इनके साथ ही जाते हैं, इनके साहबजादे हैं वो। और इनकी जो डॉटर इन लॉ है वो आईएएस है, और करंट में प्रेजेंटली शी इज पोस्टिंग इन गौतम बुद्ध नगर एज एन जीएसटी कमिश्नर। और इनकी बेटिया जो है वो भगवान उसकी उम्र बढ़ाए और उसको तरक्की दे, वो सीनियर इकोनॉमिस्ट है और आरबीआई में बॉम्बे में पोस्टेड है। तो एक बहुत अच्छा मतलब मैं कहूँ सेटल्ड फैमिली। इसके बावजूद भी वकालत करते हैं क्योंकि हम जैसे जो और लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो इनसे सीख सके, वो इनसे कुछ लर्न कर सके। इनकी जो गाइडेंस है वो हमेशा सबके लिए रहती है। मैं इनसे बात करा रहा हूँ आपकी। शर्मा जी आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत। और मैं एक बात के साथ आपके पास आ रहा हूँ। चुनावी माहौल है और आपने भी 3 बार चुनाव लड़ा है, और उसमें आपने वो बार की वर्किंग को भी देखा। तो उस वक्त के चुनावों में और आज के चुनाव में आप क्या डिफरेंस पाते हैं? कुछ उसमें डिग्रेडेशन हुआ है या अपग्रेडेशन हुआ है? अरे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा समझा, मुझे मौका दिया कि बार के बारे में कुछ जो अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं और जो अभी डिग्रेड हुआ, ग्रेडेशन हुई, उसके बारे में पूछा। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि मैं जो है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। कुछ भी मेरे पास यहाँ नहीं था, ना कोई चैम्बर, ना कोई लाइब्रेरी, ना कोई मकान दिल्ली में, ना कोई स्कूटर या कार या टेलीफोन, कुछ भी नहीं था। सब जो है मैंने अपने आप मेहनत करके और भगवान की और ऑनेस्टली और भगवान की कृपा से अब जो है सब कुछ, सैकड़ों तो जूनियर मेरे अंडर निकल गए और वो जो है कुछ जजेस भी बन गए। और 40-45 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ और शुरू से जो है राइट फ्रॉम 1981, 82 और अप टू डेट मैं ये देख रहा हूँ कि इतना गहरा बदलाव आया है एटमॉस्फेयर में, वर्किंग कंडीशंस में, जजेस एंड एडवोकेट्स की रिलेशनशिप में, इलेक्शंस के अंदर। बिल्कुल ऑल टुगेदर उल्टा ही हो गया सारा का सारा। पहले जो है कोई कन्वेंसिंग इस तरह की नहीं होती थी। मुझे शर्म आती है कि ये वकीलों का इलेक्शन है या ट्रेड यूनियन का इलेक्शन है। पहली बार देखा है कि आप ढोल बजा रहे हो आप, और कोर्ट के अंदर वीसी चल रही है या इधर वीसी चल रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। ये कोई इलेक्शन वकीलों का रह गया है? और जो है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि इन चीज़ों को रोक नहीं रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, और लाखों रुपया जो है आप खर्च रहे हो कैंडिडेट्स, आप जो है बूथ्स में पोस्टरबाजी में, और पार्टियां कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसका मतलब जो है इस ऑफिस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है आपको कि जो है आप मिसयूज करना चाहते हैं। और ये जो मैं ये बार को जो अब देख रहा हूँ, जो पहले की बार है उस समय की बिल्कुल अलग है। क्योंकि पहले जो है लोग सेवा के उस उद्देश्य से आते थे यहाँ पर, और बार के लोग वकीलों के घर जाते थे कि आप आइए, प्रेसिडेंट बनिए, सेक्रेटरी बनिए, आपको बार की ज़रूरत है। लेकिन अब बिल्कुल जो है
दूसरी वो सारे प्रैक्टिसिंग वकील होते थे और जजेस भी घबराते थे कि मेरी कोर्ट के अंदर फलाना फलाना सीनियर मेंबर बार का आए हैं तो जो है ज़रूर इनके पास कोई परपोजिशन ऑफ लॉ होगी। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बार एसोसिएशंस को अब जो है नॉन प्रैक्टिसिंग लोगों ने हाईजैक कर लिया है और जो है वो अपना वेलफेयर देखते हैं, मेंबर्स का कोई वेलफेयर नहीं देखते हैं। और दूसरा जो है जो ऐसे वैसे जजेस हैं उनके साथ उनके रिलेशन होते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि जब आप इतना पैसा लगा रहे हो। और दूसरा यहाँ पर करप्शन के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं। 30,000 में खोके ये बेच रहे हैं, आप जो है पार्किंग बेच रहे हो, कितना पैसा ले रहे हो, कहाँ जा रहा है किसी को पता ही कुछ नहीं। और जो है कोई अगर वकील मर जाए उसके चैम्बर के कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं, कोई जूनियर सीनियर की कोई लिस्ट नहीं चैम्बर्स की, कोई और बार अभी तक रजिस्टर्ड नहीं। और जो है सारे के सारे जो ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जो ये मैं समझता हूँ कि इसमें इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है और जो है ये बिल्कुल बार जो है ख़त्म होने की कगार पर चल गई है। शरीफ आदमी यहाँ इलेक्शन लड़ने की सोच ही नहीं सकता। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा जी। हूँ, आपने कहा कि बार रजिस्टर्ड ही नहीं है जी। तो आप भी 3 बार रहे और अच्छी पोस्ट पर रहे। जी। उस वक्त ऐसा कोई प्रयास नहीं किया? प्रयास करा गया था बिल्कुल, और बाद में कई बार जो है क्योंकि टेन्योर इतना छोटा होता है, प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो कई बार जो है मैटर जो है वो पेंडिंग हो जाते हैं। तो लिहाजा जो है ऐसी बात नहीं है कि हमने उसकी कोशिश नहीं करी। खोसला भी थे, जयवीर सिंह चौहान थे और भी थे, सभी ने करा। अब दूसरी जो बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन जो आ रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे कैंडिडेट्स लाने चाहिए। वो उनका बैरोमीटर क्या होना चाहिए सिलेक्शन का, मेंबर्स का। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई बेटी के लिए दामाद ढूंढने जाता है अगर उसका बाप, तो वो भी देखता है कि मैं किस दामाद को चुनने जा रहा हूँ, क्या ये मेरी बेटी को सूखी रख लेगा, क्या ये उसको खिला पिला देगा। और ऐसे ही वोटर की जो एक वोटिंग लिस्ट का जो पावर है वो भी इसी प्रकार की है। वोटर्स की ये ड्यूटी है वो सोचें समझें कि आप नॉन प्रैक्टिसिंग या प्रैक्टिसिंग वकील को जो है चुनने जा रहे हो। क्या आप ऐसे वकील को चुनने जा रहे हो जो एक स्टैंड ले सकता है? क्या आप ऐसे वकील को चुनने जा रहे हो जिसके थॉट और विजन है? क्या आप ऐसे वकील को चुनने जा रहे हो जो जजेस या जुडिशरी को भी टैकल कर पाए? लेकिन लिहाजा मेरा ये देखना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जो है सिर्फ जो है अगर कोई पार्टी ज़्यादा कर देता है, चंदे भर देता है, वो कर देता है, ये सारे कर्म चल रहे हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी इलीगल और बहुत गिरावट है। और ये बार की अब ये ड्यूटी है कि वो ऐसे सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट ऐसे उनको चुन के आए जो वाकई में ही जो है सेवा करना चाहते हैं और जो है दूसरों का जो वेलफेयर है बार के मेंबर्स का वो करना चाहते हैं। दरअसल शर्मा जी, मैं दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी। आपने बहुत अच्छी बातें कही जी। लेकिन हकीकत में ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है जी। कि जो आदमी ईमानदार है, जी। जो आदमी काम करना चाहता है, जिस आदमी में काम करने का जज्बा है, जो एक्चुअल अपने मन से ऑनेस्टली चाहता है कि मैं वेलफेयर के काम को करूं, तो ना तो वो पैसा खर्च करना चाहता क्योंकि वो इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसको कहीं से रिटेक नहीं लेना, ना ही वो किसी की बेवजह जो है वो पैरों में हाथ लगाना और उसकी चमचागिरी करना, बटरिंग करना, एवरीबॉडी को, हर आदमी को प्लीज करना, ये उसके फितरत में नहीं होता। लेकिन जो लोग इसके उलट हैं, जैसा आपने अभी नरेट किया कि लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं नॉमिनेशन में, जीतने के बाद क्या करेंगे वो गॉड नोज। लेकिन वो लोग इस कला में माहिर हैं। सोशल मीडिया पे बढ़िया फोटोएं डालनी, बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुबह सुबह लोगों को देना, गुड नाइट करना, गुड मॉर्निंग करना, हैप्पी बर्थडे करना, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी करना, तो ये उनका एक महीने 2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। और वोटर जो है, दुर्भाग्य ये है कि उसमें गुमराह हो जाता है कई बार। इसलिए वोटर से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोटर से यही अपील करना चाह रहा हूँ जो पहले भी कहा है कि वोटर्स को ये चाहिए कि आप जिसको चुनने जा रहे हो, जिसको वोट करने जा रहे हो, क्या वो हमारा जो है रियल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? क्या वो वकील है? वकील इन सेंस क्या वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है या वो नॉन प्रैक्टिसिंग है? सिर्फ यहाँ हर साल हाथ जोड़ के इस कुर्सी पे बैठ गए, उस कुर्सी पे बैठ गए, वहाँ चाय पी ली, इधर चाय पी ली और बर्थडे में चले गए, उस पे चले गए। क्या आप ऐसे लीडर्स को चाहते हो? या आप ऐसे लीडर्स को चाहते हो जो एटलीस्ट वकील तो हो, प्रैक्टिसिंग वकील तो हो, जो हमारी थॉट विजन्स को समझे, हमारी प्रॉब्लम्स को टेकअप करे। और क्योंकि पहले जब मैंने देखा था, जब हम वकालत में आए थे, अगर बार के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को फ़ोन कर देते थे कि फला फला जज जो है उसकी ये गलती
निकलती है तो शाम को ही टेलीफोन पे उस जज की ट्रांसफ़र हो जाती थी। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो नेता हैं उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती मिलने की। वो इसलिए क्योंकि जो है जुडिशरी हावी हो चुकी है। जुडिशरी इसलिए हावी हो चुकी क्योंकि बार एसोसिएशन वीक हो गई है। वीक इसलिए हो गई है क्योंकि वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। वो सिर्फ अट्टे सट्टे जानते हैं, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डेट्स ऑल। तो इसलिए ये ड्यूटी है हर मेंबर्स की कि वो सीरियसली सोचे समझे कि आप किसको वोट करने जा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम्स को वो टेकअप कर सकता ही नहीं कर सकता। वो वही वकील कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग वकील है, जो सारे दुख दर्द जानता है कि वकालत के अंदर किस तरह के हैं। और प्रपोजिशन ऑफ लॉ अगर कोई जज ठीक से काम नहीं करता है तो वो टेकअप करे वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस या सीनियर जजेस को कि फलाना फलाना जज जो है ही इज एक्टिंग फनी एंड ही इज डूइंग ही इज लेट बैठ रहे हैं। लेकिन सर ऐसे लोग, ऐसे जजेस को ही तो बार वाले नेता ढूंढते हैं ताकि उनसे अपना काम करा सके। जी यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरी ये गुजारिश ये है कि बार को बचाओ। सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी ये ड्यूटी है प्राइमरी की। अगर आप अपना रियल वेलफेयर चाहते हो, यहाँ की चैम्बर सबको मिले, नए बच्चों को काम मिले, नए बच्चों को रोटेशन में लोकल कमिश्नर या रिसीवर अपॉइंट हो, तो आप एटलीस्ट मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ऐसे वकील कैंडिडेट्स को वोट दीजिए जो वकालत में हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अगर वो सुई चुभे तो आपको भी दर्द हो, अगर आप दर्द हो रहा है तो उनको भी दर्द होना चाहिए। तो लिहाजा जो है आप किसी के उसके चक्कर में मत आना कि पार्टी दे दी, चंदे भर दिए या कुछ और दे दिया आपको लोहान कि ये करेंगे, वादा झूठे करेंगे। बिल्कुल नहीं, आप उसी को वोट दो क्योंकि यहाँ जो लड़ने सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आते हैं वो कम से कम उनकी 25, 30, 35 साल की वकालत होती है। और जो है आप और जो नए बच्चे होते हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने सीनियर से भी बात करें, सोच कि जी हम किसको वोट देने जा रहे हैं। जब मैं आया था तो हमारे सीनियर्स हमें एजुकेट करते थे कि आप जो है इनको वोट दीजिए, ये इस तरह के इस तरह के हैं। और लिहाजा जो है राइट आदमी को राइट वोट मिलके और वो राइटली जो है सारे जो बेनिफिट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो सारी टेकअप करते थे। तो सिर्फ मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि काइंडली वोट देते हुए आप समझे, अपनी आत्मा से जो है पूछे कि मैं किसको वोट करने जा रहा हूँ। क्या वो जो है हमारी प्रॉब्लम्स को टेकअप करेगा, नहीं करेगा, क्या वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है या नहीं है। तो प्रॉब्लम सर इज्म की आ गई है जी कि मैं हरियाणा का हूँ तो मैं हरियाणा वाले को वोट करूँगा, ये मेरे नज़दीक गांव का है, मेरे शहर में मेरे वहाँ रहता है, मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरी कास्ट का है। तो ये जो गिरावट आई है लर्नेड एडवोकेट्स के जो इलेक्शंस में, इसको आप इसके बारे में कितना चिंतित हैं? इसके बारे में बहुत चिंतित हूँ कि यहाँ जैसे जो अभी शर्मा जी ने बताया कि स्टेट के बारे में या किसी और फैक्टर के बारे में कि जी मैं तो इसी को वोट दूंगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि वकील का जो है एक ही धर्म है कि काला कोट और सफ़ेद बैंड, हम सब एक हैं। चाहे वो शर्मा है, चाहे वो गोयल है, चाहे वो वत्स है, चाहे वो मनचंदा है या कोई भी कास्ट है, हम सब वकील हैं, एक हैं। और हमारा डिवीज़न जो है, हम क्योंकि कानून के ज्ञाता हैं, हमें पता होना चाहिए कि एवरीबडी इज इक्वल एंड देयर इज इक्वलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ काल, कलर एंड कीस्ट। सो देयरफॉर ये जो सोचने की जो मेंटेलिटी है, अगर ऐसी है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए। सिर्फ आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटीज है, दैट्स ऑल। और एक जो कुछ लोगों ने इसे बार को अपनी, मैं कहूँ बड़े भद्दे शब्दों में, तो बपोती बना लिया कि इस बार वो एक पोस्ट पे आएंगे, दूसरी बार फिर दूसरी पे आएंगे, फिर तीसरी बार आएंगे, फिर वो चाहते हैं कि वही रहें बार में फॉर एवर, दूसरे को चांस ही ना मिले। ऐसे लोगों की क्या मंशा रहती है? ऐसे लोगों की मंशा यही रहती है कि वो बार के अंदर जो है ऑफिस बीरर किसी भी कीमत पे कैसे भी बने और उसका फिर जो है आप अपने बेनिफिट्स के हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि जो है, जो मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि जब आप लाखों रुपया खर्चोगे, क्योंकि इस दफ्तर में आने पे कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है कि भाई अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे या सेक्रेटरी बन जाओगे तो आपको 50,000 या 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलेगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ सेवा भावना होनी चाहिए। तो लिहाजा
जो ऐसे एडवोकेट्स हैं कि जो बार बार लड़ते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी होना चाहिए कि अगर कोई इतने टाइम लड़ गया तो उसको जो है आगे जो है नहीं लड़ना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो नए बच्चे आते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, और वो किसी भी कारण जो है ऐसे लोगों को बार बार चुनते हैं, और जो बार बार आते हैं तो ये डेफिनेटली ये बिल्कुल अपरेंट है कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये बार बार क्यों यहाँ दफ्तर में जो है ये इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये जो इस तरह की सोच है ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये सब चीज़ों पे किस तरह लगाम लगाई जा सकती है? मैं समझता हूँ ये लोगों का मानना ये है एक बार किसी तरह साम दाम दंड भेद चुन के आ जाओ, इसके बाद आपको 2 साल 3 साल जब तक आपकी मर्जी ना हो। अभी देखा किस तरह इलेक्शन में हुज्जत हुई, इलेक्शन ही नहीं होने देना चाह रहे थे कोई भी बार। तो ये जो कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है कहीं से भी, इसके लिए कोई उपाय है? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। जो बार का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, मैं इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए सीनियर एडवोकेट्स की, जो इस चीज़ को टेकअप करे, इसकी सुनवाई करे कि ये जो बार बार इलेक्शन लड़ते हैं इनको कैसे मतलब जो है इनको एक तरह से ब्रेक लगाई जाए। अगर फुल स्टॉप नहीं तो कुछ तो करा जाए इनके लिए, क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, कोई जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कोई कमेटी बनाइए आप, जो सीरियस एडवोकेट्स हों और हर चीज़ का इलाज है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लाइलाज है, सिर्फ करने की वो होनी चाहिए। अब हर बॉडी आती है, 2 साल निकल जाते हैं, और हर बार जो है वो जो हर बार जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनके वो करते जा रहे हैं। जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं होगी, कोई कमेटी बनाए, जीबीएम रखें, कुछ बनाए कि भाई इलेक्शंस में ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। मेरे ख्याल आज तक तो कोई कमेटी बनी नहीं, आज तक कोई रिफॉर्म्स कोई करा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो है बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस ऐसे ही। अभी देखिए ना, ये एमएलए का भी चुनाव होता है, एमपी का होता है, काउंसलर का होता है, एक नॉमिनल नॉमिनेशन फीस होती है। हमारे यहाँ पहली बार एक सर्कुलर निकला जिसमें प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन फीस 80,000 थी, जो अब हटा के शायद 60,000 कर दी गई। प्रेसिडेंट की 70,000 75,000 थी। तो ये इतनी हैवी कॉस्ट उसमें लगाना, हैवी मतलब चार्जेस करना नॉमिनेशन के। और एक और बार है पटियाला हाउस, नई दिल्ली बार, वहाँ मेंबर से लेके प्रेसिडेंट तक 250 रुपये है सबका। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या है, इसको लेके आपका क्या कहना है? ये इसको लेके ये लगता होगा, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो आदमी यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ता है तो वो इतनी फीस देने के लायक भी हो सकता है, क्योंकि सारा पैसा जो है हमारा बाहर का जो सब्सक्रिप्शन आता है उसमें से फंड नहीं लेना चाहिए। ये सारा जो खर्चा एक्सपेंसेस होगा इलेक्शन का वो इन्हीं से निकलेगा कि वे नॉमिनेशन फीस इतनी है। हो सकता है वहाँ पर जो है कुछ कोई और सोच हो पटियाला हाउस में, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है कि यहाँ पर पार्किंग बेची जाती है, यहाँ दुकानें बेची जाती हैं, यहाँ खोखे बेचे जाते हैं, यहाँ चैम्बरों का ही नहीं पता, जो मर गया वो बाजार में दे रहे हो या उनके लीगल एड्स को पैसा दे रहे हो। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ स्कोप जो है गड़बड़ घोटाले का 30,000 कोर्ट में ज़्यादा है, और इसलिए क्योंकि जो है लाखों रुपए जो आदमी खर्च कर सकता है तो वो नॉमिनेशन फीस भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लोगों को एक तरह से कैसे रोका जाए। जैसे कि मोर देन 90% सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी डिसमिस होती है लिमनी के अंदर, क्योंकि अगर अगर सभी पटिशंस को जो है एंटरटेन कर लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं क्या बन जाएगा। सर, अगर उसमें कोई आप जैसे आदमी आता है, कोई ईमानदार कैंडिडेट है, वो नहीं चाहता मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, तो वो तो कभी आ ही नहीं पाएगा। 60,000 80,000 नहीं है, मैंने कोई पैसा नहीं खर्च करा। मैं 2 बार नॉमिनेशन चार्जेस इतने हैं, नॉमिनेशन चार्जेस हमारे टाइम पे इतने थे ही नहीं। अब जो हुआ है इसकी भी जो मैं कमेटी बता रहा हूँ कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, उसमें भी ये मैटर टेकअप हो सकता है कि नॉमिनेशन फीस आप कितनी रखोगे। तो डेफिनेटली देयर इज स्कोप फॉर अमेंडमेंट इन एंड रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन प्रोसीजर एंड इलेक्शन दी। जी, तो सुना दोस्तों, बहुत आक्रोश है, बहुत ही अंदर से दर्द भी है, दुख भी है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए। आपने शर्मा जी की बातें सुनी, और न केवल बातें सुनी बल्कि मैं कहूँगा एडवाइस भी सुनी, एक अपील भी सुनी कि किस तरीके से हम एक अच्छी बार का गठन कर सकते हैं। मेरी आज इनसे बातचीत करने का मकसद केवल एक ही था दोस्तों। चुनावी बयार चल रहा है, हर तरह के प्रलोभन आपको दिए जा रहे हैं,
हर तरह से आपको ल्यूर करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग तो बिल्कुल वोटर्स को मैं कहूँ बहुत बहुत साफ शब्दों में कहूँ तो बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लेते हैं कि अगर वो केवल और केवल आपको पैर छू लेंगे, नमस्कार कर लेंगे, आपकी जफियाँ पा लेंगे और आपको शाम को इनवाइट कर देंगे तो वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनकी मंशाएं बहुत खतरनाक हैं। दोस्तों, ऐसे खतरनाक मंसूबे वालों को आप ना चुनें, अपने विवेक का, जैसा शर्मा जी ने कहा, अपनी आत्मा की बात सुने। और शर्मा जी, मैं 1 मिनट कंक्लूड करने से पहले एक परमिशन मांग रहा हूँ दोबारा शर्मा जी से कि हमारी जो बार है वो सेक्टरी ओरिएंटेड बार है। जो सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पावर दी है वो जो है सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट में कन्फाइन है। तो मेरी लिहाजा आप, क्योंकि सब वैसे तो एक बॉडी बनती है 14 मेंबर्स की, सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, अपील है कि आप ये 2 की जो पोस्ट हैं इनको सेलेक्ट करते हुए, वोट देते हुए, जो मैंने कहा था बड़े ध्यान से सोच समझ के वोट दीजिए। उन्हीं को वोट दीजिए जो वकालत करते हैं, वकील हैं, ना कि वो हैं नॉन प्रैक्टिसिंग और जो पार्टियां दे रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करिए अगर आप रिफॉर्म चाहते हो। और क्योंकि इतनी हमारी ऑनर खराब हुई है समाज के अंदर, और कई बार तो जो है शादी होने में भी अब नए बच्चों के भी इसलिए कहते हैं कि जी वकील तो हड़ताल करते हैं, वकील तो ये करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो लिहाजा जो 2 की पोस्ट है इन पे, बाकी तो सभी पोस्टें इक्वल हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 की पोस्ट है, क्योंकि मैं बाहर में रह चुका हूं। आप बिल्कुल अपना विवेक, बुद्धि, आत्मा सबको मिला के सोचिए कि आप किसको वोट करने जा रहे हैं। आप जब तक ये नहीं सोचेंगे, जब तक वकीलों को नहीं चुनेंगे, प्रैक्टिसिंग वकीलों को नहीं लाएंगे, तो जो है ये बार में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, और ये बद से बदतर जो है गिरावट चलती रहेगी। बस मेरी ये अपील है। बहुत सुंदर आपने कहा। तो दोस्तों, अंत में इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, बस यही अपील कर रहा हूँ कि आप ये जो आप नमस्ते आपको की जा रही है, आपके पैर छुए जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें और एक मधुर मुस्कान बिखेरी जाती है आपके ऊपर, ये केवल और केवल चुनाव के शाम को 5 बजे तक है। इसके बाद आप उनको नमस्ते भी करेंगे तो आपकी नमस्ते लें ना लें ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको उनकी नज़रों में कहूँ तो खरीदा है, उन्होंने आपको चॉइस नहीं छोड़ी है। तो वही शर्मा जी अपील कर रहे हैं, वही ये चैनल अपील कर रहा है कि आप अपनी चॉइस करिएगा, किसी के दबाव में मत आइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। एक बहुत अच्छी बेहतर बार का निर्माण करिए ताकि वकीलों का ओवरऑल वेलफेयर हो सके, वकीलों को जो डिग्निटी है, जो उनका सम्मान है, वो वही मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, इस सम्मान को पाने के लिए एक अच्छी बार का और अच्छे अनुभवी लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई एम ऑब्लाइज्ड, आपने बहुत अच्छी और साफ साफ बातें की। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलूंगा एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।